सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि आने वाले कल में कोचिंग शिपयार्ड आपको नवरत्न स्टेटस लेती हुई नज़र आ सकती है। अभी के टाइम पे इसको स्टेटस मिल रखा है मिनी रत्न का, बट आगे चलकर इसको नवरत्न स्टेटस मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये सारी चीज़ें होती क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, हर PSU कंपनी की अगर हम बात करें तो सभी को एक स्टेटस मिल रखी होती है, जिसमें कुछ स्टेटस मिनी रत्न का होता है तो कुछ नवरत्न का होता है। बट इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो, कोई भी कंपनी मिनी रत्न स्टेटस के अंडर है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी काम अगर वो करती है तो उसको विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल करने का इजाज़त नहीं है, ठीक है। और अगर आप नवरत्न स्टेटस ले लेते हैं तो काफ़ी सारे जो डिसीज़न हैं वो गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना भी आप ले सकते हैं। अब इस कंपनी के प्रोमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। तो कोई भी चीज़ करना है आपको तो प्रोमोटर से तो परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट आपको परमिशन हर बार तो हर चीज़ के लिए नहीं दे सकती। कुछ चीज़ों के लिए मिल सकता है तो कुछ चीज़ों के लिए नहीं मिल सकता। बट नवरत्न स्टेटस अगर आपको मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे परमिशंस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप नवरत्न स्टेटस के अंडर आते हैं या फिर इसके टाइटल के अंडर आते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जब अपडेट सुनने को मिलता है मिनी रत्न से कोई कंपनी नवरत्न में कन्वर्ट हो रही है या फिर महारत्न में कन्वर्ट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इससे क्या है कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी सारे बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं, जिससे कंपनी की ग्रोथ आपको बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैक्सिमम टाइम स्टॉक भी रिएक्ट करता हुआ दिखता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से स्टॉक जो फोकस में है वो मैंने आपको समझा दिया। बाकी हाँ, इसको रिकमेंडेशन की तरह मत समझना। अब इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको कोचिंग शिपयार्ड से रिलेटेड जाननी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो पिछले कुछ टाइम में कोचिंग शिपयार्ड की अगर EPS की बात करें तो उसमें कोई ग्रोथ हमें देखने को मिल नहीं रही है। ग्रोथ अगर देखा जाए पिछले 1 साल का तो वो हमें सिंगल डिजिट में देखने को मिला है। पिछले 4-5 क्वार्टर में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बोल सकते हैं कुछ क्वार्टर्स में काफ़ी इंप्रेसिव नंबर रिपोर्ट की है, तो कुछ क्वार्टर में उतने इंप्रेसिव नंबर हमें देखने को मिले नहीं हैं। लाइक अगर बात करें क्वार्टर 1, 2 और 3 के बारे में, तो वहाँ पर कंपनी के जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हम नहीं बोल सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे Q4 को भी अगर कंपैरिजन करोगे तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर इसको भी आप नहीं बोल सकते। ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया था बट बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव ग्रोथ था ऐसा हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि EPS का जो ग्रोथ है वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा आपको स्लो होता हुआ देखने को मिला है। इस वजह से एक टाइम पे जो 90 के पी पे ये कंपनी देखने को मिलती थी वो करीब 40 के पी पे आपको आकर गिरती हुई दिखी। बट वापस से अगर आप देखोगे तो स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिली है, जिस केस में क्या है कि वैल्यूएशन आपको काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, और इसी पीरियड में इसके जो EPS है उसमें कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली है। तो जब EPS मान लो ग्रो ना करे और शेयर प्राइस में तेज़ी देखने को मिले तो उस केस में क्या है कि वैल्यूएशन बहुत तेज़ी से एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, इस वजह से एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान देना। अगर मूवमेंट अच्छी है तो EPS पे भी नज़र रखो। EPS अगर मूव नहीं करेगा ज़्यादा और सिर्फ वैल्यूएशन मूव कर रहा है तो उस केस में आगे चलकर ये कंपनी जो है आपको ओवर वैल्यूड नज़र आती हुई दिख जाएगी। किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, बट सभी चीज़ें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है कि मार्केट में वैल्यूएशन एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाई अप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो। सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं।
तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। अब इरेडा दोस्तों अगले महीने काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाली है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इरेडा ही फोकस में रहने वाली है, और भी कुछ कंपनी है जो कि फोकस में रहेगी, जिसमें एक तो इरेडा है, दूसरा है डैम कैपिटल। उसके अलावा आपको विशाल मेगा मार्ट यानी कि सिक्योरिटी गार्ड वाले काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेंगे अगले महीने। उसके अलावा एथर एनर्जी भी आपको फोकस में रहती हुई दिखेगी। वन मोबिक्विक भी फोकस में रहती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके जो आईपीओ हमें देखने को मिले थे, उस आईपीओ के बाद इनके जो टोटल नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उसमें से कुछ परसेंटेज लॉकिंग पीरियड में रखा गया था, जिसको एलिजिबिलिटी नहीं थी मार्केट में ट्रेड करने का, ठीक है। बट आने वाले कल में वो जो लॉकिंग पीरियड है वो एक्सपायर होने वाला है, तो वो जो सारे शेयर्स हैं वो मार्केट में एलिजिबल हो जाएंगे ट्रेड करने के लिए। तो इस केस में क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है वो सारी कंपनीज़ में जिसके आईपीओ काफ़ी ज़्यादा अच्छे गए हैं। अब इसमें ऑब्वियस सी बात है कि इरेडा को तुम कंसिडर कर सकते हैं कि क्योंकि इसके आईपीओ हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे, और आईपीओ के बाद गेन भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। तो प्रॉपर डिटेल्स दोस्तों यहाँ पर यह है कि विशाल मेगावाट, इरेडा, इवेंचर, नॉलेज सॉल्यूशन, ये सारी जो कंपनीज़ हैं इनके कंप्लीट जो शेयर्स लॉकिंग पीरियड के एक्सपायर की वजह से जो मार्केट में आएंगे उसका वैल्यू रहेंगे 1.1 से लेकर 3.7 बिलियन डॉलर का, तो बोल सकते हैं कि काफ़ी बड़ा नंबर लॉकिंग पीरियड के बाद मार्केट में खुलने को आपको मिलने वाला है। अब एग्जैक्ट देख लेते हैं कि किस कंपनी से रिलेटेड कितना है। बट देखो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इरेडा के बारे में, तो ज़्यादा किसी कंपनी को नहीं, सिर्फ इरेडा को ही देख लेते हैं। तो इरेडा का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये कॉलम देख लो आप। ये कॉलम बताता है कि कितना शेयर्स आपके लॉकिंग पीरियड में है। तो ये मिलियन में फिगर है, 538 मिलियन है, यानी कि बोल सकते हैं 53 करोड़ शेयर्स लॉकिंग पीरियड में है। टोटल आउटस्टैंडिंग का कितना परसेंट है तो वो आपको दूसरे कॉलम में देखने को मिलेगा, जो है 20%, ठीक है। यानी कि मान लो अगर कंपनी का 100 शेयर है मार्केट में, तो 20 शेयर लॉकिंग पीरियड में है, जो कि हमें आगे चलकर यानी कि 2 जून को, डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 जून को लॉकिंग पीरियड के एक्सपायरी की वजह से ये जो 20 शेयर है वो मार्केट में एलिजिबल होता हुआ दिख जाएगा। उसके अलावा दोस्तों इसका वैल्यू क्या है, तो वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये फिगर मिलियन डॉलर में है, ठीक है। 1103 मिलियन डॉलर का है, यानी कि बोल सकते हैं 110 करोड़ डॉलर का, यानी कि काफ़ी बड़ा नंबर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें और भी कुछ डिटेल्स के बारे में, तो उसे देखना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। और इसमें इरेडा के अलावा एक और कंपनी भी है जिसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और टाटा टेक्नोलॉजी के जो लॉकिंग पीरियड है वो हमें एक्सपायर आज ही होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज नहीं, सॉरी, कल के दिन ही देखने को मिल गए। आज 29 है ना, कल 28 था, तो कल के दिन टाटा टेक्नोलॉजी के 81 मिलियन शेयर्स मार्केट में ओपन होते हुए देखने को मिले थे। टोटल बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स का 20%। तो कल के दिन अगर टाटा टेक्नोलॉजी में आपने अच्छे मूवमेंट्स देखा है तो उसके पीछे का रीज़न आपका यही है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में, बट उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इरेडा से रिलेटेड काफ़ी वैल्यूबल है। अब देखो, इरेडा एक टाइम पे काफ़ी एक्सपेंसिव थी, 55 की पी पे दिख रही थी। उस टाइम इस कंपनी के जो ईपीएस थे वो ग्रो तो कर रहे थे, बट वो ईपीएस उस कंपनी मतलब इरेडा के उस टाइम की जो वैल्यूएशन है वो उसको जस्टिफाई करने के लिए इनफ नहीं थे। तो इस केस में कंपनी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। फिर देखो मार्केट में करेक्शंस आया, इरेडा बहुत ज़्यादा पीटी, 55 का पी गिरकर 25 के आसपास आ गया था। और इस पीरियड में अगर देखोगे तो क्या कंपनी की ईपीएस आपको ख़राब देखने को मिले? बिल्कुल भी नहीं। ईपीएस कंसिस्टेंट आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी लगातार ईपीएस अगर ऊपर रहा तो कंपनी का वैल्यूएशन अगर मान लो इसी लेवल पे रहता है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर स्टॉक में मूवमेंट नहीं आती है और ईपीएस कंटिन्यू ऊपर जाता है तो वैल्यूएशंस और भी ज़्यादा नीचे चला जाएगा। जिस केस में क्या है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड होगी और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और फंड हाउसेस जो हैं उनका इंटरेस्ट जग सकता है इरेडा जैसी कंपनीज़ में। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है कि मार्केट में ईपीएस और वैल्यूएशंस का क्या रोल रहता है स्टॉक में या फंड हाउसेस के इंटरेस्ट में। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों वरुण बेवरेजेस यानी कि वीबेल। अब वीबेल से रिलेटेड कुछ बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों वीबेल की बात करें तो कल के दिन वीबेल से रिलेटेड गोल्डमैन सैच की कुछ पॉजिटिव कमेंट्री हमें देखने को मिली थी। टारगेट्स वगैरह भी थे, जिसे हम नोट नहीं करेंगे क्योंकि टारगेट्स तो 36 कंपनी से रिलेटेड सुनने को मिल जाते हैं,
तो हर कंपनी को क्या टारगेट के बेसिस पे हम बाई सेल करते चले? बिल्कुल भी नहीं, हमारा एनालिसिस मैटर करता है। बट मैंने आपको बता रखा है कि वो सारी जो कमेंट्री है, लाइक टारगेट हो, रेटिंग्स हो, वो किस बेसिस पे बोल रहा है उसे सिर्फ नोट कर लो, बाकी सभी चीज़ों को इग्नोर भी आप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि वीबीएल के जो अर्निंग CAGR है आने वाले कल के, वो हमें अच्छे देखने को मिलेंगे अगर सेक्टर के एवरेज से कंपैरिजन करें। लाइक मान लो अगर सेक्टर में एवरेज ग्रोथ 20% CAGR से हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैच वीबल का जो अर्निंग CAGR है वो हो सकता है 20% की जगह 22% से या फिर 25 या 30% से हमें देखने को मिले। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि वीबल जो है वो अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर सकती है ग्रोथ के मामले में आने वाले सालों में, जो कि एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव कमेंट्री हम इसको ज़रूर बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीबल से रिलेटेड एक और बड़ी खबर है, इनके मेघालय में जो फैसिलिटीज़ थी उसके कमर्शियल प्रोडक्शंस इन्होंने स्टार्ट कर दी है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव न्यूज़ हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। और वीबल कंटिन्यू एक एक्सपेंशन वाले फेज़ पे है, और एक्सपेंशन वाले फेज़ पे है और उसका रिजल्ट कंपनी के नंबर्स में दिख भी रहा है, बट स्टॉक में नहीं दिख रहा है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न आप बोल सकते हैं कैंपा कोला है। कैंपा कोला के आने की वजह से कुछ सिटीज़ में उन्होंने अच्छा डिस्टर्ब किया है पेप्सिको के मार्केट शेयर को, तो इस वजह से इन्वेस्टर्स पहले वाले वैल्यूएशंस अब वीबल को देना नहीं चाहते। इस वजह से वीबल जो है वो लगातार आपको अंडर परफॉर्म करती हुई दिख रही है अगर पहले के मुकाबले कंपैरिजन करें अब तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि वीबल की परफॉर्मेंस क्यों पिछले कुछ टाइम से आपको अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, नाम है दोस्तों कोफोर्ज। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी, जो कि था 1:5 के रेशो में। कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो है, वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।